अंदर की बात के साथ आपके साथ मैं हूं आरती। कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम सिद्धार्थ मैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या घोषणा की, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कर्नाटक की जनता को कांग्रेस सरकार बनाने के लिए धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें हमारे जो 5 वादे हैं वो कानून बन जाएंगे। हम जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। जानते हैं क्या है 5 वादे? हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रूपए मासिक भत्ता। डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को 1,500 रूपए मासिक भत्ता। प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रूपए मासिक भत्ता। हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज। हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा, हमने यात्रा में कहा था नफरत को मिटाया और मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी को नहीं बुलाया। क्या थी वजह, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। शनिवार को कर्नाटक में मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में सभी विपक्षी नेताओं की मौजूदगी से कांग्रेस ने विपक्षी भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षियों के एकजुट होने की तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। हालांकि यह संकेत है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आंध्र के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को आमंत्रित नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने ममता बनर्जी, एमके स्टालिन के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस का दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी से सीधा मुकाबला है, जब से आंध्र में उसे बाहर रखा गया माना जा रहा है, क्योंकि वह जगन के खिलाफ लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले बसपा विधायकर्मी और बसपा में कांग्रेस में शामिल हुए विधायकर्मी में से ज्यादातर ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से निकट की गारंटी मांगी है। क्या अभी बसपा विधायक बगावत कर रहे हैं, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान में सचिन पायलट पहले ही अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने सिर उठा लिया है। पायलट के समर्थक राजेंद्र सिंह गुड्डा को छोड़कर 5 विधायकों ने मांग की है कि कांग्रेस गारंटी दे कि उन्हें दोबारा टिकट दिया जाएगा। राजस्थान के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने अभ्यावेदन देकर टिकट का आश्वासन मांगा। कांग्रेस आलकमान पायलट को मनाने के लिए उनके समर्थन वाले 18 विधायकों को टिकट देने को तैयार है। अगर पायलट आलकमान से समझौता करता है तो गुडा को भी इसका फायदा होगा, इसलिए गुडा इस मांग में शामिल नहीं हुए। हालांकि अन्य विधायकों में असुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि बसपा के विधायकों के कांग्रेस में शामिल नहीं होने पर गहलोत ने 6 में से 3 विधायकों को मंत्री और 3 संसदीय सचिव बनाए, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। बसपा विधायकों में अविश्वास की भावना है, क्योंकि कुछ मंत्रियों ने हमारे प्रति अपना रवैया कम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया। वहीं रिज्जू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सा गया है। क्या किरण रिज्जू को बीजेपी ने बुलाया बलि का बकरा बनाने, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कर्नाटक की जनता को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली सरकार अधिकारियों के तबादले का जो अधिकार मिला था, उसके केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर फिर से उपराज्यपाल को संपत्ति दिया है। केंद्र ने इस फैसले की केजरीवाल सरकार ने तीखी आलोचना की है। राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली और केंद्र सरकार की जंग अदालत की चौखट पर पहुंच सकती है।
अगर दिल्ली सरकार अध्यादेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वापस जाती है तो केंद्र को यह साबित करना होगा कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता थी और अध्यादेश सिर्फ विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनारे करने के लिए जारी नहीं किया गया था। बता दें कि अध्यादेश को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब एक पक्षकार को ये लगे कि इस अध्यादेश को लागू करवाने के लिए तत्काल कार्यवाही की जरूरत थी या नहीं। इससे पहले 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में अहम फैसला सुनाया था। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आगे कहा था, एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी न बनाने के एवज में उनसे कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में चलते एनसीबी ने जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े लगातार विवादों में हैं। अब समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट सामने आई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जिस ड्रग्स के केस में फंसे थे, ये अभी तक शांत नहीं हुआ है। किंग खान के बड़े बेटे और सलाखों के पीछे डालने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े ने अब बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की उस वक्त की व्हाट्सएप चैट सामने आई है जब उनके लाडले ड्रग्स केस में जेल में थे। तब पठान एक्टर शाहरुख खान ने उन्हें मैसेज में कहा था कि जेल में उनके बेटे आर्यन खान का ख्याल रखना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने उनके साथ कुछ व्हाट्सएप चैट भी दिखाए हैं जिसमें शाहरुख खान ने उनके बेटे आर्यन खान का ख्याल रखने की बात कही थी। इसमें शाहरुख खान ने लिखा था कि मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि आर्यन खान इस घटना से काफी कुछ सीखेंगे और आपको उन पर गर्व होगा। एक अन्य चैट में किंग खान ने कथित तौर पर समीर वानखेड़े को लिखा था कि मैं आपसे पर्सनली मिलने आऊंगा ताकि मैं आपको गले लगा सकूं। जब भी आपके पास समय हो तो बताइएगा, मैं आपसे मिलूंगा। भगवान आपका भला करे। प्लीज आप थोड़ा आर्यन के साथ नरम रहना। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। के सीईओ सुंदर पिचाई का चेन्नई स्थित घर बिक गया है। तमिल एक्टर और फिल्म डायरेक्टर की मलिकंदन ने यह भी घर खरीदा है। सुंदर पिचाई ने अपने जीवन के करीब 20 साल इसी घर में बिताए थे। इस घर में कितने रुपए में बिका, इसकी जानकारी अभी नहीं आई। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसके सीईओ सुंदर पिचाई को कौन नहीं जानता। पिचाई ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक का समय चेन्नई में बिताया, लेकिन चेन्नई के जिस घर में पिचाई रहते थे वह अब बिक गया है। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार तमिल एक्टर और फिल्म डायरेक्टर सी मणिकंदन ने यह घर खरीद लिया है। यह घर कितने रुपयों में बिका, यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस घर को बेचते समय सुंदर पिचाई के पिता की आंखों से आंसू निकल गए। सुंदर पिचाई का यह बिक चुका घर चेन्नई के एक रेजिडेंशियल एरिया अशोक नगर में है। यह घर अब मणिकंदन की प्रॉपर्टी होगी। रिपोर्ट के अनुसार मणिकंदन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देख रहे थे जब उन्हें पता चला कि एक घर बिकाऊ है जहां सुंदर पिचाई का बचपन और जवानी बीती, तो उन्होंने इसे खरीदने की ठान ली। मणिकंदन ने कहा कि सुंदर के पिता की आंखों में दस्तावेजों को सौंपते समय आंसू आ गए क्योंकि यह उनकी पहली संपत्ति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था। ममता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झटका लगा, फिर उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर लिया। कैसे देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन हटाने के साथ ही फिल्म द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल के सिनेमा घरों में रिलीज करने का रास्ता साफ हो गया है। ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में विवादित फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ममता बनर्जी सरकार के लिए एक झटका है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ममता इस झटके से पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर चुकी है। ममता ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए लगाया बैन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन हटाए जाने के बाद अब ममता कह सकती है कि उन्होंने खुद फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। द केरला स्टोरी में दावा किया गया है कि केरल की 32,000 महिलाओं को मुस्लिम बनाकर ISIS में भर्ती किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे पर सवाल उठाया है और फिल्म शुरू होने से पहले स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
शिरकत है। यह पहली बार नहीं है जब भारत को G7 समिट में गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया। G7 के प्रमुख देश अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद लगातार यह 5वीं बार है जब भारत को समिट में बुलाया गया है। आइए जानते हैं इसके क्या मायने हैं, अंदर की बात में। जापान के हिरोशिमा में शुक्रवार से G7 समिट शुरू हो गई है। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। 2019 के बाद से यह लगातार 5वीं बार है जब भारत को G7 समिट में बुलाया गया है। गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत को सबसे पहले G7 समिट में फ्रांस ने 2003 में बुलाया था। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 5 बार G7 बैठक में हिस्सा लिया है। G7 की आर्थिक हिस्सेदारी में गिरावट की बात करें तो पिछले कुछ सालों से G7 का प्रभाव कम हो रहा है। 1980 के दशक में दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा G7 देशों का होता था। अब यह घटकर करीब 30% के करीब पहुंच गया है। भविष्य में भी G7 देशों का प्रभाव कम होने की संभावना है। चीन को रोकने की कोशिश भारत करता है। चीन का ऐसा रवैया मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून को चुनौती दे रहा है। चीन के साथ भारत का भी सीमा विवाद है। आए दिन भारत और चीन के बीच LAC के पास झड़प की खबरें आती रहती है। ऐसे में चीन को रोकने में G7 देश भारत को अपने साथ लाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को जापान पहुंच गए हैं। यहां वह G7 देशों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। अब यह उन देशों की जिम्मेदारी है कि आतंकवाद व दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करे। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने शुक्रवार को जापान पहुंच गए हैं। जापान में हिरोशिमा पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने निक्के एशिया को दिए इंटरव्यू में चीन के साथ सीमा विवाद पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। भारत और चीन संबंधों में सुधार आपसी हितों और एक दूसरे के सम्मान के साथ ही संभव है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने से क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। अब यह उन देशों की जिम्मेदारी है कि वे आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करें। इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। बता दें कि जापान के हिरोशिमा में 19 से 21 मई तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी खाद्य, फर्टिलाइजर और ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों पर बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कहा कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं उनके बैंक से एक्सचेंज करना होगा। इसके लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त निर्धारित किया गया है। बिना बैंक में गांव कस्बों में इस सेंटर पर बदल सकते हैं। 2000 के नोट जाने क्या प्रोसेस अंदर की बात में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। बैंक ने कहा है कि जिन लोगों के पास 2000 रुपये की नोट है वो 23 मई 2023 से देश के किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर अन्य नोटों से एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन 2000 रुपये के नोट बदलवाने के लिए रिजर्व बैंक ने लिमिट तय की है। इसके अनुसार एक बार में 20,000 रुपये से अधिक नोट नहीं बदले जा सकते। हालांकि बैंक के अलावा भी आप एक और जगह जाकर अपने 2000 रुपये की नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं और वो जगह है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर। ग्रामीण इलाकों और कस्बों में आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर मिल जाएंगे। साल 2006 में रिजर्व बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स जैसे नॉन बैंक इंटरमीडिएरीज इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इस कदम के पीछे रिजर्व बैंक का मकसद बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का दायरा बढ़ाना था। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह ही काम करते हैं। ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं, वो ट्रांजैक्शन भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ साथ 200 यूनिट का फायदा शुल्क लेने का वादा किया है। इसके बाद बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा। कमलनाथ की 100 फ्री यूनिट बिजली की घोषणा के बाद कितना आएगा बिजली बिल, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिजली को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। पीसीसी चीफ ने मध्य प्रदेश के लोगों से वादा किया है कि 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली के लिए अधिक कीमत ली जाएगी। यह घोषणा यदि अमल में आती है तो लोगों को भारी भरकम बिजली के बिल से काफी राहत मिलने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा और मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के टैरिफ के मुताबिक पहले 100 यूनिट मुफ्त मिलने पर ₹580 का लाभ पहुंचेगा। इसके बाद यदि 200 यूनिट और जोड़ दिया जाए तो मतलब 300 यूनिट का यदि बिल आएगा तो यह बिल ₹580 और ₹680 को जोड़कर इसका आधा चार्ज किया जाएगा। 1260 रूपए के आधे मतलब ₹630 प्रति माह देने होंगे। यदि 300 यूनिट से कम बिजली खर्च होती है तो फिर उसकी और कम कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस प्रकार बिजली का बिल वर्तमान समय में आ रहे बिल से आधे से भी कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश परिवार की बात की जाए तो घर में फ्रिज, टीवी, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब आदि का उपयोग होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया। इसमें लिखा है मोहब्बत की दुकान। इवेंट में बे एरिया, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के हाथ मिलाइए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। पोस्टर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। राहुल गांधी इस महीने के आखिर में 10 दिन के अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। यहाँ वे तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे 30 मई को सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल के इस कार्यक्रम के पोस्टर भी जारी हो गए हैं। इसमें लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया है। इसमें लिखा है मोहब्बत की दुकान इवेंट इन बे एरिया, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए हाथ मिलाएं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। पोस्टर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वे यहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे 29-30 मई को प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वे 31 मई से 10 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा दिया था। इसके बाद उन्होंने राजस्थान, जम्मू कश्मीर में यात्रा के दौरान कई मौकों पर इसे दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट। जनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके आने के बाद निवेशकों में हड़कंप मच गया है। नाथन एंडरसन ने नेतृत्व वाली रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कर्ज और गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर में 88 गंभीर आरोप लगाए थे। अडानी हिडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक हो गई। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया था और अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप लगाया था। हालांकि हिडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया था, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठन की थी। अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ने सभी लाभकारी मालिकों का खुलासा किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेबी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि वे अडानी के लाभकारी मालिकों की घोषणा को खारिज कर रहे हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी की रिटेल हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मौजूदा नियमों या कानूनों का प्रथम दृष्टा के स्तर पर किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। भड़काऊ बयानबाजी मामले में जयपुर पुलिस ने सांध्वी समेत 3 लोग को आरोपी बनाया है। आरोपी में फिल्म द केरला स्टोरी के बाद सांध्वी प्राची ने समुदाय विशेष पर टिप्पणी करते हुए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला भाषण दिया था। राजस्थान के जयपुर में दिए विवादित बयान पर साध्वी प्राची ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियों को बचाना उनका धर्म है। अगर राजस्थान की गहलोत सरकार या किसी राज्य की कांग्रेस सरकार इसको लेकर उन पर जो भी मुकदमा करना चाहे तो कर सकती है। शुक्रवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंची साध्वी प्राची ने यह बात की। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद साध्वी प्राची के भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में साध्वी कहती नजर आई, बेटियों को अब्दुल्ला से खतरा है, साथ ही सलमान से भी। इसी मामले में जयपुर पुलिस ने साध्वी समेत 3 को आरोपी बनाया है।
फिल्म के बाद साध्वी ने समुदाय विशेष पर टिप्पणी करते हुए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का भाषण दिया था। वायरल वीडियो 14 मई का बताया जा रहा है। तो दूसरी ओर पौंडी के एक भाजपा नेता की बेटी की शादी से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। नेता की बेटी की शादी मुस्लिम समुदाय के युवक से होने जा रही है, जिसको लेकर नेता के परिवार की ओर से कार्ड भी छपवा दिए गए हैं और शादी समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे शादी के कार्ड पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो कई लोग इसे लव जिहाद और द केरल स्टोरी तक से जोड़ते हुए कमेंट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। करीब 40 करोड़ के बजट में बनी फिल्म द केरला स्टोरी की कमाई 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है। गुरुवार को फिल्म की कमाई अच्छी हुई। देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में अंदर की बात में। अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इडनानी स्टार फिल्म द केरला स्टोरी को दर्शकों का सपोर्ट मिल रहा है। सुदीप्तो सेन निर्देशित द केरला स्टोरी का बजट करीब 40 करोड़ और छोटे बजट के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दम दिखा रही है। फिल्म इस वीकेंड तक 200 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। द केरला स्टोरी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने को मिल रहा है। फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ की ओपनिंग की थी और ओपनिंग वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन 35.49 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वहीं पहले हफ्ते में कलेक्शन 81.14 करोड़ हुआ है। फिल्म की कुल कमाई 171.72 करोड़ रुपए हो गई है। गौरतलब है कि फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज के पहले ही विवादों में आ गई थी। इसके बाद फिल्म को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कथित तौर पर बैन किया गया था। मामला जब बढ़ा तो फिर कोर्ट तक पहुंच चुका और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पश्चिम बंगाल को फिल्म से बैन हटाने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान इस्लामिक देशों से कह रहा है कि वो कश्मीर में G20 की बैठक में शामिल न हो। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के करीबी दोस्त तुर्की और चीन इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान यह भी चाहता है कि सऊदी और इंडोनेशिया भी मीटिंग में शामिल न हो। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत अगले हफ्ते कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित कर रहा है। इसे लेकर पहले तो खुद पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और अब वो दूसरे इस्लामिक देशों से भी आग्रह कर रहा है कि वो इस मीटिंग में शामिल न हो। पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन और तुर्की को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो कश्मीर में आयोजित मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान चाहता है कि इस्लामिक देश सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी बैठक में शामिल न हो। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की यह बैठक 22-24 मई के बीच कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह कश्मीर में पहला बड़ा ग्लोबल इवेंट है। पाकिस्तान, जिसने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए भारत से अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंध लगभग खत्म कर दिए थे और अब वह कश्मीर में G20 बैठक को लेकर भड़का हुआ है। इसी बीच यह खबर आ रही है कि G20 की इस बैठक में उसके करीबी दोस्त चीन और तुर्की शामिल नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो जाता है तो इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सोशल मीडिया पर लोग हर रोज तरह तरह के वीडियो बनाकर शेयर करते रहते हैं। कई बार लोग नियम का भी उल्लंघन कर देते हैं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चलती स्कूटी पर बाल्टी रखकर एक कपल नहा रहा है। बीच चौराहे पर दोनों ने जब ऐसा किया तो लोग वीडियो बनाने लगे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो उल्लासनगर का है। यहाँ एक लड़का और लड़की ने चलती स्कूटी पर बाल्टी रखकर बीच चौराहे पर स्नान किया। युवक युवती चुभती जलती गर्मी का मौसम आया गाने पर रील बना रहे थे। दोनों ने स्कूटी से शहर की सड़कों पर घूम घूम कर वीडियो बनाया। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। युवक व युवती के खिलाफ महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार स्कूटी पर सवार युवक का नाम आदर्श शुक्ला है। उसके साथ एक 22 साल की युवती भी थी। युवक इंस्टाग्राम पर तरह तरह के वीडियो बनाकर डालता है। इस समय उल्लासनगर में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। कुछ दिन पहले आदर्श ने एक 22 साल की लड़की के साथ चुभती जलती गर्मी का मौसम आया गाने पर रील बनाई थी। आईपीसी की धारा 279 के साथ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 229 के तहत केस दर्ज किया है।
दोनों ने बिना हेलमेट पहने सार्वजनिक रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन किया, स्कूटी को लापरवाही से चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।